नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़े हुए जंग की। अमेरिका, इस्राइल और ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर। जंग के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान, 2 हफ्ते तक हमले रोकने पर सहमति। ईरान की 10 शर्तों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ईरान ने भी की सीज फायर की पुष्टि। हॉर्मुज खुलने की शर्त पर सीज फायर का किया ऐलान। 10 अप्रैल को होगी पहले राउंड की मीटिंग। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी बातचीत। तो 10 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत होनी है। 10 अप्रैल को ही पहले राउंड की मीटिंग होगी। अमेरिका, इस्राइल और ईरान से जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जंग के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान किया गया है। ईरान ने सीज फायर की पुष्टि की है। हॉर्मुज खुलने की शर्त पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो 10 अप्रैल को पहले राउंड की मीटिंग होगी और 10 अप्रैल को ही पाकिस्तान में बातचीत होनी है। तो 10 अप्रैल को पहले राउंड की मीटिंग होगी और पाकिस्तान में ये बातचीत होगी। डेडलाइन से 2 घंटे पहले ट्रंप का ऐलान है। ये 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार। तो महायुद्ध पर ब्रेक लगने वाला है। 2 हफ्ते का सीज फायर, डेडलाइन से पहले युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। तो 10 अप्रैल को पहले राउंड की मीटिंग होगी। जंग के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए, जिन पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए गए। गेहूं खरीदी 10 अप्रैल के बजाय अब 9 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं चना मसूर की खरीदी, नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, उज्जैन को वैश्विक काल गणना केंद्र के रूप में स्थापित करने और भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक को विधानसभा में संबोधित कर समितियों के औचित्य को बताया। सजगता के साथ अपनी तत्परता को मिलाकर के अगर विधानसभा के इन सारी समितियों में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं और कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में जा करके भी उनके अपनी समितियों के काम को समझने का, देखने का, हमारे पूर्ववर्ती और विधानसभा के अपनी लाइब्रेरी में जाकर सारी समितियों के माध्यम से किए गए कामों को बलबूते का जब भागीदार बनते तो अच्छा लगता है। कार्ययोजना समिति के माध्यम से सदन के कार्यों का समय निर्धारण कराना, विभिन्न विषयों के आधार पर करना और आप धीरे धीरे करके हमारा ये परिपक्वता का एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसके कारण से और भी ऐसे मौका आए। अब तो वो सौभाग्य की बात, अभी इसी महीने 33% आरक्षण व्यक्तियों को मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मोदी जी के माध्यम से ये हमारा एक नए दौर का, नए प्रकार का लोकतंत्र का मौका आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को प्रदेश व्यापी बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
वहीं असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। असम के सीएम ने आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध है और बाहरी स्रोतों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन की भी आशंका जताई और कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर सियासी तेज है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस भी दिल्ली पहुंची है, लेकिन असम पुलिस को खेड़ा घर पर नहीं मिले। हालांकि पुलिस ने कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। वहीं असम पुलिस का कहना है कि वो पवन खेड़ा को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। तो हिमंता का कहना है कि मेरे हिसाब से पवन खेड़ा भाग गए, वो हैदराबाद भाग गए हैं। और अब असम पुलिस का ये भी कहना है कि पवन खेड़ा को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अमित जोगी को 3 हफ्तों के भीतर सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट का ये आदेश अब आधिकारिक तौर पर अपलोड भी कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर 20 अप्रैल का समय निर्धारित किया है, यानी अब मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सीएम साय ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। बता दें कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अमित जोगी और अब मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। तो जग्गी हत्याकांड मामले में ये बड़ा फैसला है। तो पूरा मामला रामावतार जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में इसे लूट का मामला बताया गया था, लेकिन जग्गी परिवार ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। आज मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तन्खा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है
कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाप बेटे की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने बाप बेटे के साथ हुई अमानवीय यातना के दोषी 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया और कहा कि अत्यधिक बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतकों के परिजन को 1,40,00,000 रुपए मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला 2020 का है। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। एक की कोविड के दौरान मौत हो गई। 6 साल लंबे ट्रायल के बाद यह फैसला पुलिस अत्याचार के खिलाफ सख्त संदेश देता है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि जयराज और उसके बेटे बेनिक्स को थाने में घंटों तक बेरहमी से पीटा गया। उनकी पीड़ा और चोटों के कारण दोनों की मौत हुई। न्यायिक रिपोर्ट में 18 गंभीर चोटों और क्रूर यातना का जिक्र है। तो तमिलनाडु में 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा और मानसून के बाद पीएम को बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब बस्तर में शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 360 डिग्री योजना में सड़कें, रेल लाइन, एयरपोर्ट विस्तार, 61 नई परियोजनाएं, 15 स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन सिटी, सिंचाई प्रोजेक्ट और स्टार्टअप नीति शामिल है। पर्यटन, एडवेंचर, टूरिज्म और कौशल प्रशिक्षण पर भी जोर है। बस्तर मुन्ने योजना हर ग्राम तक सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाएगी। पीएम का दौरा बस्तर विकास में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा कई मायनों में छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी दी है। इससे एससी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप 10,000 रुपए प्रति माह तय की गई। कैबिनेट ने मंदसौर में कातन सिंचाई परियोजना, चना मसूर की खरीदी, गेहूं की खरीदी और उज्जैन एयरपोर्ट विकास को भी मंजूरी दी है। वाणिज्यिक कर, वन और शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए अरबों रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा नई 4 लेन मार्गों की स्वीकृति का स्वागत किया। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल मास्टर ऑफ टाइम आयोजित हुआ। यह कदम प्रदेश की आर्थिक, कृषि, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में विकास और वैश्विक पहचान को बढ़ावा देगा। तो कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। 25% चना, 100% और 590 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो आर्थिक, कृषि, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में विकास और वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लाभ के लिए गेहूं के उपार्जन के साथ बाद ही चना एवं मसूर के उपार्जन का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है और इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। चना एवं मसूर का जो राशि है यह अभी वर्तमान में
5,875 रुपए चने के, वो मसूर के 7,000 रुपए के एमएसपी का भाव है, जबकि वर्तमान मॉडल रेट 5,000 रुपए चने का है और मसूर का 5,800 है। तो यह इन दोनों फसलों का मसूर का इस वर्ष उपार्जन किया जाएगा। 25% का उपार्जन फसल की गणना से किया जाता है केंद्र सरकार के अनुमोदन पर। तो यह कार्य भी इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिली। अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। धर्मांतरण कानून का धरातल में क्या होगा प्रभाव, क्यों हो रही है अब भी इस कानून को लेकर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में प्रावधान बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित होगा। कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान। प्रलोभन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष तक जेल, 5 लाख जुर्माना हो सकता है। पीड़ित नाबालिग, महिला, SC/ST या OBC है तो 10 से 20 वर्ष तक जेल, 10 लाख जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख जुर्माना। अपराध अजमानतीय होंगे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को पारित हो गया है। विधेयक पारित होने के एक पखवाड़े बाद राज्यपाल रमेन डेका ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसी के साथ धर्मांतरण कानून अब राज्य में प्रभावी हो गया है, जिसमें धर्मांतरण को परिभाषित करने के साथ सख्त प्रावधान किए गए हैं। वहीं नए कानून को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज बोले, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग न कर सके। कांग्रेस ने लंबे समय तक धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण दिया। अब कांग्रेस को धर्मांतरण पर रोक लगने का डर सता रहा है। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून का उपयोग किसी निर्दोष लोगों पर और इस कानून का उपयोग तद किसी दुरुपयोग नहीं होगा। देखिए, धर्मांतरण तो अब रुकेगा ही। कौन कर रहा था इसको बता रहा हूं, जो विदेशी ताकतों में, जो भारत को विश्वगुरु बनने देना नहीं चाहते, जो भारत को विश्व मित्र बनना देना नहीं चाहते, जो भारत को विकसित बनने नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों ने, और मैं यदि नाम लेके भी बोलूंगा तो कोई अतिशक्ति नहीं थी, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि धर्मांतरण रुके। वो धर्मांतरण अंदर से कराना चाहते थे। तभी तो भूपेश सरकार के कार्यकाल में 500 से भी ज्यादा चर्च बने हैं। इसकी जांच भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या भी लंबे समय से चली आ रही है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुदूर अंचलों से निकलकर अब धर्मांतरण के मामले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहरी क्षेत्र में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए धर्मांतरण का नया कानून न सिर्फ प्रभावी होगा, बल्कि हर स्तर पर धर्मांतरण को रोका जाना भी संभव होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। अब बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की। यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली और रायपुर ग्रामीण SP की तैनाती होने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर के दुरुस्त होने की बात कही जा रही है, लेकिन विडंबना ये है कि ग्रामीण SP के कार्यालय में बैठने तक की ढंग की व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जब कलेक्ट्रेट परिसर में SP दफ्तर लगता था तो SP ऑफिस के स्टाफ के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में हालात बदल चुके हैं। ना यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था है, ना ही फरियादियों के बैठने के लिए कुर्सियां हैं। इसके अलावा वॉशरूम तक नहीं है। दूसरी ओर बिजली के तार अस्त व्यस्त और खुले पड़े हैं, जो दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई और इसके बाद रायपुर ग्रामीण
एसपी के लिए एक अलग कार्यालय बनाया गया। हालांकि ये कार्यालय आप देख सकते हैं जो पुराने एसपी बैठते थे या वही कार्यालय, लेकिन इस कार्यालय का हाल बेहाल हो चुका है। अब आधा जो हिस्सा है वह पूरी तरीके से जो है कंडम हो चुका है, तोड़फोड़ चल रही, क्योंकि यहाँ पर नया एक कार्यालय बनना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर एसपी के जो कार्यालय है, जो ग्रामीण एसपी अब यहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन इस कार्यालय का हाल पूरी तरीके से बेहाल इसलिए है क्योंकि ना ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, जो फरियादी आते हैं, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार के जो है प्रसाधन की व्यवस्था। तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं एसपी कार्यालय कैसे संचालित हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं कि पूरे जो हैं जो कार्यालय हैं वह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और नया कार्यालय कब शिफ्ट हो गया इसे लेकर भी किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके पास नहीं है। जिस प्रकार से पूरी प्रणाली लागू की गई रायपुर कमिश्नरी और उसके बाद यहाँ पर रायपुर ग्रामीण एसपी को यहाँ पर शिफ्ट किया गया, लेकिन ठीक तरीके से जो है ना ही कार्यालय में फर्नीचर थे, ना ही कार्यालय पूरी तरीके से बने हुए हैं, जिसके कारण जहाँ अधिकारियों को समस्या हो रही है तो दूसरी ओर जो फरियादी आ रहे हैं उन्हें भी अपनी समस्याएं हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।